डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एडवांस इंडियन इकोनॉमी के एमए के पेपर तथा बीए पार्ट फर्स्ट के इंडियन इकोनॉमी के तहत आज हम एक कॉमन टॉपिक है जिस पर चर्चा करेंगे और टॉपिक का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया और इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट इन रिसेंट ईयर्स, यानी हाल के वर्षों में भारत के भुगतान संतुलन की क्या स्थिति है। ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए पहले हमें इसके बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स पे नज़र डालनी होगी और हमें जानना होगा कि भुगतान संतुलन वास्तव में है क्या, इसे कैसे ज्ञात किया जाता है और इस तरह से इसका क्या महत्व है। यहाँ हम बात करेंगे भुगतान संतुलन क्या है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा, नकदी प्रवाह आदि का आकलन किया जाता है तो अनेक तरह के घटकों पर विचार होता है और उन घटकों में से एक है भुगतान संतुलन, जो किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इस के माध्यम से हमें जानने का प्रयास करेंगे कि भुगतान संतुलन क्या है। भुगतान संतुलन, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है, को एक निश्चित अवधि के भीतर किसी देश के निवासियों तथा अन्य देशों के बीच किए गए सभी मौद्रिक लेन देन के रिकॉर्ड के रूप में परिभाषित किया जाता है। बहुत साफ सी बात है कि भुगतान संतुलन का तात्पर्य मौद्रिक लेन देन के रिकॉर्ड से है, जो दो देशों के बीच में एक निश्चित अवधि के दौरान होता है। जैसा पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि भारत के व्यापार संतुलन में आयात और निर्यात के साथ साथ सेवाओं का आयात निर्यात भी शामिल होता है और इनके बदले में भुगतान किया भी जाता है और भुगतान लिया भी जाता है। इसके लिए एक निश्चित अवधि होती है, यानी साल की अवधि हो सकती है, एक साल की अवधि। और इस तरह से दो देशों के बीच में ये जो लेन देन होते हैं भुगतान संतुलन के, जिसको मौद्रिक लेन देन के रूप में जाना जाता है, उसे हम भुगतान संतुलन कहते हैं। कंपनियों, व्यक्तियों और सरकार द्वारा किए गए लेन देन का विवरण भुगतान संतुलन स्टेटमेंट में निहित होता है। यह आधिकारिक रिकॉर्ड में होता है जो विश्लेषकों को फंड के प्रवाह की निगरानी करने और आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करने में मदद करते हैं। अर्थव्यवस्था में नकदी के अंतर प्रवाह और बहिर्वाह, अंतर्वाह और बहिर्वाह, यानी जो भुगतान हम प्राप्त करते हैं और जो भुगतान हम दूसरे देशों को देते हैं, इसको निर्धारित करने में भुगतान संतुलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो भुगतान संतुलन किसी देश अथवा अन्य देशों के बीच, यानी किसी देश और दूसरे अन्य देशों के बीच हुए वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड होता है, उसका हिसाब होता है। इसको ज्ञात करने का एक सूत्र भी है। सूत्र है भुगतान संतुलन बराबर, यानी भुगतान संतुलन का मतलब चालू खाता शेष प्लस पूंजी खाता शेष प्लस आरक्षित शेष, इन तीन मदों के योग को भुगतान संतुलन कहते हैं। अर्थात भुगतान संतुलन में चालू खाता, पूंजी खाता शेष और आरक्षित शेष तीनों का योग होता है, जिसको हम इस रूप में भी जानते हैं कि भुगतान संतुलन इक्वल टू एक्स माइनस एम प्लस सी आई माइनस सी ओ प्लस 4x। यहाँ पर x का तात्पर्य एक्सपोर्ट से है, m का तात्पर्य इंपोर्ट से है, सी आई का तात्पर्य है पूंजी अंतर्वाह, सी ओ का तात्पर्य पूंजी प्रवाह और फॉरेक्स का मतलब है विदेशी मुद्रा आरक्षित कोष। इस तरह से यह भुगतान संतुलन को ज्ञात करने का सूत्र है। अब हम बात करते हैं कि भारत के वर्तमान में भुगतान संतुलन की क्या स्थिति है, यानी हालिया वर्षों में भुगतान संतुलन अनुकूल रहा है, प्रतिकूल रहा है,
किस तरह की इसकी प्रवृत्तियाँ रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े जो 2018-19 में जारी किए गए, उसके अनुसार 2017-18 के लिए भारत का भुगतान संतुलन यह प्रदर्शित करता है कि चालू खाता घाटा 48.72 बिलियन डॉलर है, जो कि 2012-13 के रिकॉर्ड 88.16 बिलियन डॉलर के बाद सर्वाधिक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2012-13 के बाद चालू खाता घाटा 2017-18 में घट करके 48.72 बिलियन डॉलर रह गया। दूसरा, हाल ही में स्विस निवेश बैंक क्रेडिट स्विस ने 2018-19 में भारत के लिए 55 बिलियन डॉलर के शुद्ध पूंजी प्रवाह की भविष्यवाणी की है, जो कि 75 बिलियन डॉलर के अनुमानित चालू खाता घाटे से कम है। इस कारण से 2011-12 से लेकर अब तक पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आने की संभावना व्यक्त की गई थी, लेकिन हाल ही के आंकड़ों से, यानी 2020 में अक्टूबर माह के आंकड़ों के अनुसार भारत में रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार की प्राप्ति हुई है। रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़े ये भी बताते हैं कि 8 जून 2018 को विदेशी मुद्रा भंडार 413.11 बिलियन डॉलर रहा। इसमें मार्च 18 की समाप्ति के स्तर पर 11 बिलियन डॉलर की कमी आई, लेकिन हाल में जैसा मैंने अभी कहा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 480 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2018 तक 424.55 बिलियन डॉलर था, जो कि विश्व में 8वां सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश रहा। इस दृष्टिकोण से आर्थिक तंगी का यदि हम बात करें, यानी आर्थिक मंदी की हम बात करें, तो ये उचित नहीं था उस वक्त, क्योंकि रिजर्व बैंक का कहना था कि वर्तमान जो मुद्रा भंडार है वो उस वक्त की जो आयात की ज़रूरतें को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। अक्सर सभी राष्ट्र आयातों की तुलना में निर्यातों से अपना विदेशी मुद्रा भंडार संचित करते हैं। निर्यात के मुकाबले वाणिज्यिक वस्तुओं के आयात की कीमतों के साथ भारत को हमेशा अपने पण्य खाते पर घाटे का सामना करना पड़ता है, परंतु उसी दौरान देश को परंपरागत रूप से अपने अदृश्य खाते पर अधिशेष का लाभ मिला है। अदृश्य खाते में मूलतः सॉफ्टवेयर वस्तुओं के निर्यात से प्राप्तियां, प्रवासी श्रमिकों द्वारा आवक, प्रेषण, पर्यटन तथा दूसरी बैंकिंग, बीमा और शिपिंग सेवाओं के अलावा ब्याज भुगतान, विदेशी ऋण पर लाभांश एवं रॉयल्टी, निवेश और प्रौद्योगिकी ब्रांडों को शामिल किया जाता है। इस तरह से कहने का तात्पर्य कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति विगत वर्षों की तुलना में हाल के वर्षों में संतोषजनक पाई गई। चालू खाता घाटा 2012-13 में 88.16 बिलियन डॉलर था, जो 2016-17 में घट करके 15.30 बिलियन डॉलर रह गया। इसका मुख्य कारण भारत के तेल आयातों के बिल में कमी होना है। हालांकि वर्ष 2017-18 में चालू खाता घाटा 48.72 बिलियन डॉलर हो गया और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में पुनः बढ़ोतरी के कारण इस वित्तीय वर्ष में इसके 75 बिलियन डॉलर से अधिक होने की उम्मीद की गई थी। भारत के संदर्भ में अब पूंजी प्रवाह के कम हो जाने के संकेत भी 2017-18, 18-19 में मिले। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 1 अप्रैल को भारतीय इक्विटी और ऋण बाजारों में 7.9 बिलियन डॉलर की शुद्ध बिक्री की। यह अमेरिका में बढ़ती ब्याज दरों और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की 2018 के अंत तक अपने मौद्रिक प्रोत्साहन कार्यक्रम को समाप्त करने की योजना के फलस्वरूप
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में एक बड़े बिकने वाले पैटर्न का भी हिस्सा है। इस तरह से भारत द्वारा चालू खाता घाटे का प्रबंधन करने के लिए भी कुछ उपाय किए गए। इसमें एक देश का विदेशी मुद्रा भंडार न केवल वस्तु और सेवाओं के निर्यात से संचित होता है, बल्कि विदेशी निवेश, वाणिज्यिक उधारियों या विदेशी सहायता के रास्ते पूंजी प्रवाह से भी प्राप्त होता है। इसी वजह से कई वर्षों से चालू खाता घाटा होने के बावजूद भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बना हुआ है, क्योंकि अधिकांश वर्षों में भारत में शुद्ध पूंजी प्रवाह चालू खाता घाटे से ज़्यादा रहा है। यही पूंजी प्रवाह का अधिशेष विदेशी मुद्रा भंडार के निर्माण में सहायक होता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण वर्ष 2007-8 में देखने को मिला, जब शुद्ध विदेशी पूंजी अंतर्वाह 107.90 बिलियन डॉलर था, जो 15.74 बिलियन डॉलर के चालू खाता घाटे से काफ़ी अधिक हो गया, जिससे एक वर्ष के दौरान ही विदेशी मुद्रा भंडार में 92.16 बिलियन डॉलर की अभिवृद्धि हो गई। हालांकि 2008-9 और 2011-12 जैसे कुछ वर्ष भी रहे जहां अपर्याप्त शुद्ध पूंजी प्रवाह के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में कमी देखी गई, जिससे चालू खाता घाटे का वित्त पोषण भी संभव नहीं था। इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले एक दशक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ साथ जो भुगतान संतुलन की स्थिति है वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाली रही, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। भुगतान संतुलन के संबंध में भारत की जिस विशेष स्थिति की बात हम कर रहे हैं वो अर्थशास्त्रियों का ध्यान और वित्त शास्त्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि भारत और ब्राज़ील जैसे अर्थव्यवस्थाओं के अद्वितीय मामलों का प्रतिनिधित्व करने वाले भुगतान संतुलन के चालू खाते की बजाय अपनी पूंजी की ताकत बड़े स्तर के विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने में ही होती है। यानी भारत तथा ब्राज़ील जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में हम जब बात करते हैं, चूँकि ब्राज़ील एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना ब्राज़ील से की जा सकती है, और इस आधार पे कि विदेशी व्यापार के मामले में भारत ब्राज़ील से कहीं आगे है। लेकिन भुगतान संतुलन की जहाँ तक बात आती है तो भुगतान संतुलन के लिए विदेशी मुद्रा भंडार जैसे ब्राज़ील के बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार हैं, उसी तरह भारत को भी बनाए रखने की आवश्यकता है। भारत इस मामले में और भी खास हो जाता है, क्योंकि ब्राज़ीलियन मुद्रा रियाल के विपरीत हमारे यहाँ मुद्रा अपेक्षाकृत स्थिर है, लगातार कारोबारी उतार चढ़ाव होने से जोखिम से भी सुरक्षित है। सिद्धांततः एक देश तब तक चालू खाता घाटे को वित्त पोषित करने के लिए पूंजी प्रवाह को आकर्षित कर सकता है जब तक कि इसकी विकास संभावनाएं अच्छी बनी रहें और निवेश वातावरण भी बेहतर रहे। इस तरह से विदेशी निवेश सामान्य उत्पादन या घरेलू बाजार के लिए आयात करने के विपरीत अर्थव्यवस्था के विनिर्माण और सेवाओं की निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में किया जाता है तो भी सहायक होगा। लंबे समय तक यह चालू खाता घाटे को अधिक टिकाऊ स्तर तक सीमित करने में भी मदद कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में चालू खाता घाटे को अधिक समय तक स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे देश में विनिर्माण और अन्य सेवाओं की निर्यात क्षमताएं बढ़ाई जा सकती हैं और इस तरह से भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में सुधरी है। कहने का तात्पर्य निष्कर्ष के तौर पे ये है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चालू खाता घाटा है वो हमारा कम हो रहा है और हमारी आर्थिक
स्थिति सुधर रही है, निर्यात बढ़ रहे हैं। यद्यपि आयातों के मामले में भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे जो तेल निर्यात पर जो हमारी निर्भरता है उसके चलते हमारा जो आयात बिल है वो बहुत अधिक हो जाता है। इसलिए इस पर भी अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। इस तरह से विदेशी मुद्रा भंडार के साथ साथ भारत के भुगतान संतुलन पर निरंतर ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को और अधिक सुनिश्चित किया जा सके। भुगतान संतुलन किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का पैमाना है और इसके द्वारा हम किसी भी देश के व्यापार का अनुमान लगा सकते हैं कि व्यापार की दशा एवं दिशा किस तरह की है और उसमें क्या सुधार किए जाने चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।